दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपीएससी सीएमएस फॉर्म फिलिंग 2025 की अपडेट लेके आ चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी होगी। फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी मिस्टेक या फिर गलती नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और फॉर्म भरते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम के लिए यहाँ पर 705 वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम सेंटर आपका क्या रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट कैसे और कितने केबी में आप अपलोड कर सकते हो, प्री और मेन एग्जाम के लिए आपका पैटर्न और सिलेबस सब्जेक्ट वाइज क्या रहने वाला है, क्या आपका प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए और फॉर्म भरने के लिए हम आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपीएससी सीएमएस ऑनलाइन फॉर्म 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपीएससी सीएमएस का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, कंबाइंड मेडिकल सर्विस सीएमएस एग्जाम यहाँ पर ये कंडक्ट होने जा रहा है। सीएमएस एग्जाम के तहत मेडिकल ऑफिसर एमओ, असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर एडीएमओ, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जीडीएमओ की पोस्ट निकली हुई है। 705 वैकेंसीज है। इसके लिए आवेदन 11 मार्च 2025 तक चलेंगे। लास्ट डेट आवेदन करने की यहाँ पर इसकी 11 मार्च 2025 है। साथ ही साथ बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी डिटेल की जाए तो 56,100 से 1,77,500 है प्रति माह के लिए। फाइनल ईयर एफपीआर या फिर एमबीबीएस पास डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 32 वर्ष आयु सीमा रहेगी। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये फीस है। फीमेल एससी पीएच को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। upsconline.gov.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो इसकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको हाउ टू अप्लाई के सभी इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि कैसे आप यहाँ पर ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करोगे, वो जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। क्या डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगेंगे रजिस्ट्रेशन टाइम पर आपको फिल करते हुए, पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप लास्ट डेट चेकआउट कर सकते हो। 11 मार्च शाम 6 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप जैसे इस पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें आपको एग्जाम सेंटर की लिस्ट दे दी गई है। ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत आपके जो एग्जाम सेंटर रहेंगे वो आप जानकारी यहाँ से वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ सबसे पहले वैकेंसीज इंफॉर्मेशन दे दी गई है। कैटेगरी फर्स्ट के लिए देख सकते हो टोटल 226 वैकेंसीज है, जो कि मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस के लिए है। कैटेगरी सेकंड में असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन द रेलवेज के अंतर्गत 450 वैकेंसीज निकली हुई है। रेलवे के अंतर्गत यहाँ पर ये असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी के अंतर्गत है। 9 वैकेंसीज है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली यानी कि नगर निगम दिल्ली के अंतर्गत 20 वैकेंसीज है। तो सबसे अधिक वैकेंसीज रेलवे के अंतर्गत निकली हुई है। यहाँ पर रेलवे में 450 वैकेंसीज है मेडिकल सेक्टर में। यूपीएससी के थ्रू ये वैकेंसीज यहाँ पर फिलअप की जाएंगी। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी की डिटेल दी गई है। नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैक्सिमम 32 वर्ष रखी गई है। अलग अलग कैटेगरी के लिए आयु सीमा में आपको छूट भी मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशन आप चेकआउट कर सकते हो। एमबीबीएस पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपको ये जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है। फीस की जानकारी है अलग अलग कैटेगरी के लिए, कैसे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं।
हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है, यूपीएससी ऑनलाइन के द्वारा आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, वो जानकारी आपको यहाँ पर इसमें दे दी गई है। हाउ टू अप्लाई का ये पूरा प्रोसीजर दिया गया है जो आप अप्लाई करने से पहले चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे ये जानकारी भी दे दी गई है। और इसी पीडीएफ के एंड में दोस्तों आपको यहाँ पर ये सिलेबस की जानकारी दी गई है। रिटन एग्जामिनेशन 500 मार्क्स का होगा। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर पार्ट 1 में यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस दिया गया है। इसी तरह से पार्ट 2 पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इसके लिए 100 मार्क्स रहेंगे। रिटन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट में 250 मार्क्स रहेंगे मैक्सिमम। इसके लिए पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर डिटेल में सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से पूरा एग्जाम का सिलेबस रीड आउट कर सकते हो और पैटर्न भी आपको इसमें दे दिया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से इस भर्ती पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन सेक्शन के अंतर्गत ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर ओटीआर आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ये ओटीआर का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसे वेरीफाई कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर अपना चेंज नेम यहाँ पर दें, और अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करें, उसे वेरीफाई करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद वही डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर ले। फिर यहाँ पर आप अपने फादर का नाम एंटर करें और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम भी वेरीफाई कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना माइनॉरिटी स्टेटस देना है, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें और फिर अपनी माइनॉरिटी ऑप्शन कैटेगरी सिलेक्ट करें, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है तो उसे भी आप एंटर कर सकते हो, नहीं तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर कर देना है। फिर आपसे यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें, उसका आंसर दे। एक और क्वेश्चन आप सिलेक्ट करें यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेक्शन में और उसका भी आंसर आप प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड एंटर करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको आपने पीछे रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं उनका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट/चेंज हियर ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज कर ले, नहीं है तो आप आई एग्री इस बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी सबमिट किए गए हैं, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। आपको इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए या फिर इसे नोट डाउन करके रख लेना है। साथ ही साथ आपको एक ओटीआर आईडी प्रोवाइड कराई गई है। ये ओटीआर आईडी और एक पासवर्ड आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं और ये ओटीआर आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सबमिट की गई है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आप ओटीआर आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। ईमेल आईडी के थ्रू अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। उसके बाद गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें या फिर आप अपना पासवर्ड एंटर करें। जो पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आया है ये सिक्योरिटी कोड यानी कि वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर एंटर करें और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन करें या फिर आप मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं।
आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें, एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहां पर एंटर करें और या फिर आप अपना पासवर्ड एंटर करके ये वेरिफिकेशन कोड यहां पर एंटर करके लॉगिन कर ले। या फिर अगर आप OTR आईडी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर जो OTR आईडी आई है वो आईडी यहां पर आप एंटर करें और फिर आप अपना पासवर्ड यहां पर एंटर करें जो आपकी मेल आईडी पर आपका पासवर्ड आया है और उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड यहां पर एंटर करें और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन में, जैसे कि अपने जेंडर में, तो क्लिक टू चेंज जेंडर इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना जेंडर चेंज कर ले। और अगर आप अपने माइनॉरिटी स्टेटस में चेंज आउट करना चाहते हैं तो क्लिक टू चेंज ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो यहां पर अब आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहां पर गाइड अब आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहां पर एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। हम आपको पासवर्ड का सैंपल दिखा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आपका अपना पासवर्ड कुछ इस फॉर्मेट में रेडी करना है। इसमें आपका एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और इसकी लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड यहां पर क्रिएट करना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड से लॉग आउट करें और फिर अब यहां पर आप इनमें से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर OTR आईडी के थ्रू अपने डैशबोर्ड में दोबारा से लॉगिन करें। अपने नए पासवर्ड को एंटर करने के बाद यहां पर आप अपनी OTR आईडी एंटर करें, अपना नया पासवर्ड एंटर करें जो आपने चेंज किया है, ये वेरिफिकेशन कोड यहां पर एंटर करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहां पर हम आपको UPSC का OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। इसे कंप्लीट करने के बाद आप UPSC में निकलने वाली सभी भर्तियों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सभी भर्तियों पर अप्लाई करने से पहले आपको ऐसे ही OTR करना पड़ता है, बिना इसके आप UPSC की किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहां पर आने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड में अपनी OTR की प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहां पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, तो आप यहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन के इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आपको आपकी कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है जो आपने रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट स्टेप में प्रोवाइड कराई थी। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर सबसे पहले अब आपको अपनी सिटीजनशिप सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपनी मातृभाषा यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। प्लेस ऑफ बर्थ आप यहां पर एंटर सेलेक्ट करें, आप इंडिया से है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया से। उसके बाद यहां पर आप अपना पोस्ट ऑफिस का नाम एंटर करें, सिटी या टाउन या फिर विलेज का नाम एंटर करें, अपना स्टेट यहां पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहां पर सिलेक्ट करें, फिर आप अपना पिन कोड यहां पर एंटर कर दें। उसके बाद यहां पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है, आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपना कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर यहां पर एंटर करें और फिर डेजिग्नेशन सिलेक्ट करें, किसने आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है, जैसे कि तहसीलदार या फिर मैजिस्ट्रेट या फिर पटवारी या फिर कलेक्टर। आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर आप स्टेट सिलेक्ट करें, किस स्टेट का आपके पास यहाँ पर ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर कब आपको वो इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करें और फिर जिस ऑफिस से आपको ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये सभी डिटेल्स आपको आपके सर्टिफिकेट में मिल जाएगी, वहां से आपको इन्हें देखकर यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम दे देना है, फिर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD या फिर PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर बताएं आपकी परसेंटेज क्या यहाँ पर 40% से अबव है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर PWBD या फिर PWD कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना है। आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर ID। उसके बाद उसका नंबर आप यहाँ पर
एंटर कर दे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पीएच या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं और यहाँ पर आप यूपीएससी के पहले के किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, जैसे कि एग्जाम का नेम, उसका ईयर और अपना रोल नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। और अगर आपने यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में अब से पहले पार्टिसिपेट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यहाँ पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव कर देना है। इस तरह से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके सामने आपको ओके का ग्रीन कलर का टिक मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। एड्रेस इंफॉर्मेशन के इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर दें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर क्लिक हियर इफ योर परमानेंट पोस्टल एड्रेस इज सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, आप इस चेकबॉक्स पर ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी एड्रेस की इंफॉर्मेशन को आप सेव कर दें। एड्रेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो आप फोटो एंड साइन अपलोड इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस, यहाँ पर आपका फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और आपका फोटो का डायमेंशन 550 पिक्सल से 1000 पिक्सल के बीच में होना चाहिए और आपका फोटो यहाँ पर कुछ इस तरह से होना चाहिए। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है और फिर किस डेट को यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। यहाँ पर आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट कलर में होना चाहिए और ये 10 दिन से ओल्ड नहीं होना चाहिए। मींस जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उससे 10 दिन से ज्यादा पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपना फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपका फोटो यहाँ पर बड़ा या छोटा है, आप उसे रिसाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको पूरी गाइडलाइन दी गई है कैसे आप अपना फोटो यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर में MS पेंट ओपन कर लेना है, उसमें अपना फोटो इंपोर्ट कर लेना है और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको अपना फोटो यहाँ पर रिसाइज कर लेना है। आप अपना फोटो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए रिसाइज कर सकते हैं, उसे बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं। अपना फोटो इस तरह से अपलोड करने के बाद अब आपको सिग्नेचर की स्टेप पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही अपलोड करने हैं। आपके सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। डायमेंशन इनकी 350 पिक्सल से 550 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और इनका साइज 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके लिए भी आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर की फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आप अपनी क्लास या डिवीजन बताएं या फिर ग्रेड जो भी आपने 10वीं क्लास में ऑब्टेन की है। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट डिवीजन ऑब्टेन की है तो यहाँ पर फर्स्ट एंटर करें। उसके बाद आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। CGPA में स्कोर है तो यहाँ पर आप अपना CGPA दें, कितने में से कितने आपका CGPA है। उसके बाद पासिंग ऑफ ईयर आप प्रोवाइड कराएं, कब आपने अपना 10वीं का एग्जाम पास आउट किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे यहाँ पर आप एंटर करें। यहाँ पर आपको अपने सभी सब्जेक्ट के नाम एंटर कर देने हैं बिना कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किए हुए, जैसे कि कोमा वगैरह आपको यहाँ पर नहीं लगाना है और अपने सभी सब्जेक्ट्स का नाम यहाँ पर आपको स्पेस देकर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स सेव कर देनी है। 10th क्लास
क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर आप अपनी 12th आपने अगर कंप्लीट कर ली है तो कंप्लीटेड ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। और अगर आप यहाँ पर अपीयर्ड है तो यहाँ पर आप अपीयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर कोई डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करानी है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी 12th कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको कंप्लीटेड ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अपनी 12th की डिटेल को यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्लास या डिवीजन बतानी है जो आपने 12th क्लास में ऑब्टेन की है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो भी आपको एंटर करना है। सीजीपीए में अगर स्कोर है तो कितने में से कितने सीजीपीए आपने ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर आप एंटर कर दे। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आप देख कब आपने पास आउट की है अपनी 12वीं क्लास। फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के नेम एंटर करने हैं बिना कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किए हुए, यानी कि कोमा वगैरह आपको यहाँ पर नहीं यूज करना है। बस आपको अपने सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर एंटर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है और सेव के इस बटन पर क्लिक करके आपको अपनी डिटेल सेव कर देनी है। अपनी 12th क्लास की डिटेल सेव करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर ये यूपीएससी का OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, क्योंकि इस भर्ती के बाद आगे भी अगर यूपीएससी की कोई भर्ती निकलती है और उसमें कोई और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो फिर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एंटर करने की। तो यहाँ पर आपकी जो भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं, क्योंकि यहाँ पर OTR आपका एक बार होता है यूपीएससी का। तो आपको यहाँ पर अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप कंप्लीटेड ऑप्शन सेलेक्ट करें, या फिर अपीयर्ड हो तो अपीयर ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो उसकी डिटेल भी आपको सेम ऐसे ही प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है आपने अपनी ग्रेजुएशन किस फील्ड में की है, यानी कि स्ट्रीम में की है, मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर साइंस में। आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, आपने किस में अपनी डिग्री यहाँ पर कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री की डिवीजन बतानी है या फिर क्लास बतानी है। आपने फर्स्ट क्लास में ऑब्टेन की है या फिर सेकंड में या फिर थर्ड में, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। सीजीपीए में अगर स्कोर है तो वो आप एंटर कर दे। कब आपने पास आउट की है वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो यहाँ पर आप एंटर कर दे बिना कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किए हुए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके स्कूल का नाम, किससे आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद कब आपको वो इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपको डेजिग्नेशन बतानी है इशूइंग अथॉरिटी की जिसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके बाद आपको फुल एड्रेस यहाँ पर उस अथॉरिटी का एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपने बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन की है फॉरेन इंस्टीट्यूट से। अगर की है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को सेव कर देना है। इस तरह से अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल सेव करने के बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की टैब पर क्लिक करें और सेम ऐसे ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करा दें। तो यहाँ पर आपने जो भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा दें और उन्हें सेव करने के बाद आपको फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट और यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट और फोटो आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है। और अगर आप यहाँ पर SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। फिर यहाँ पर अगर आप एज में रिलेक्शन चाहते हैं तो अपने एज रिलेक्शन का क्लेम सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। हिल एरिया से अगर आप बिलोंग करते हो तो हिलिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर नागालैंड या फिर सिक्किम से हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर भी यहाँ पर कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। अचीवमेंट अगर आपके पास है किसी फील्ड में या फिर अवार्ड आपने जीता है तो उसके डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जिनके ऊपर रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जरूर अपलोड करने हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर
PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका मैक्सिमम साइज 1 MB रखा गया है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद आपको पेरेंटल इंफॉर्मेशन इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने गार्जियंस, अपने फादर और मदर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपको अपनी फादर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उनकी नेशनलिटी आप सिलेक्ट करें, फिर उनका प्रोफेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको उनका एड्रेस एंटर करना है। आप उनका एड्रेस एंटर कर दें, या फिर अगर उनका एड्रेस आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस आपके जिस भी एड्रेस से सेम है, यहाँ पर आप उस लिंक पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली उनका एड्रेस भी आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और अगर आपके फादर यहाँ पर सर्विस में हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनकी पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर यहाँ पर वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है उनका। और इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपने फादर की डिटेल को सेव कर देना है। और उसके बाद आपको मदर इन्फॉर्मेशन इस टैब पर क्लिक करके अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन भी सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। मदर की इन्फॉर्मेशन में भी आपको सबसे पहले अपनी मदर की नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, उनका प्रोफेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है और उनका एड्रेस भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आप कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट एड्रेस या फिर फादर एड्रेस ऑप्शन सेलेक्ट करके इन्हीं का एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। जिस भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद अगर वो यहाँ पर कार्यरत हैं यानी कि सर्विस करती हैं या फिर रिटायर्ड हो चुकी है तो उनकी पोस्ट का नाम यहाँ पर आप एंटर कर दें। उनकी एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और अगर एनुअल इनकम नहीं है तो यहाँ पर आप 0 एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी माता किस स्टेट से बिलोंग करती है यहाँ पर आप उस स्टेट का नाम सेलेक्ट करें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और फिर उनकी ये डिटेल सेव के इस बटन पर क्लिक करके सेव कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। आपको एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट में आपने सर्विस की है या फिर PSU में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी अदर में। आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है आपको यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको UPSC एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको UPSC ने कभी एग्जाम में बैठने से रोका है। अगर रोका है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे। नहीं रोका है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप UPSC के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में भी पार्टिसिपेट किए हैं। अगर किए हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे। नहीं किए हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और फिर आपसे पूछा गया है कि लास्ट के कुछ ईयर में आपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है और आपको सर्विस या फिर पोस्ट ऑफर्ड हुई है। अगर हुई है तो यस करें और उसकी डिटेल दें। नहीं हुई है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपनी इस डिटेल को सेव कर देना है और फिर आपको अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर इस लिंक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपने अचीवमेंट्स की डिटेल आपको प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर अगर आपने यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है और आपको कोई प्राइज या फिर मेडल या फिर स्कॉलरशिप मिली है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। स्पोर्ट में अगर आपके पास NCC या फिर अदर है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल दें। और अगर आपने कोई पोजीशन डिस्ट्रिक्शन लीडरशिप हासिल की है स्कूल या कॉलेज में उसकी डिटेल प्रोवाइड करा दें। कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आपने की है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने इन अचीवमेंट्स की, प्राइजेस की, मेडल्स की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। अगर आपने अचीवमेंट्स यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं, नहीं किए हैं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर 5 एकड़्स एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पर आपका रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट आपका 100 स्क्वायर यार्ड से अबव है या फिर आपका रेजिडेंशियल प्लॉट यहाँ पर 200 स्क्वायर यार्ड या फिर उससे अबव है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। कौन कौन
कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, जैसे कि हिंदी, और उसे आप रीड राइट स्पीक और जो भी जानते हैं यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर एग्जामिनेशन आपने कौन सा पास आउट किया है वो एग्जामिनेशन आप यहाँ पर एंटर कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पर ऐड के इस बटन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आप अपनी दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें। इस तरह से अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और फिर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर इन सभी ऑप्शन के सामने आपको ग्रीन कलर का ओके का टिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी OTR की प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। गाइस, यहाँ पर OTR कंप्लीट करने के बाद आपको यूपीएससी की भर्तियों के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको यूपीएससी की जितनी भी भर्तियां चल रही हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 इसके सामने यहाँ पर आपको, अगर आप अपनी OTR में अपडेट करना चाहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन में, तो आप अपडेट या फिर एडिट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 भाग 1 के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, इन्हें आपको रीड करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर आपको यहाँ पर यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है कि आपका जो OTR है पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन उससे यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच कर लिया गया है। यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर यहाँ पर आई एग्री इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पर आपको कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के इसी सेक्शन में आकर भाग 2 के लिए यहाँ क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर यहाँ पर आपको बस अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर यूपीएससी CMS 2025 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप अगर MBBS के कोर्स में फाइनल ईयर में अपीयर्ड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, आपने पास आउट कर चुकी है या फिर आप अपीयर्ड हो, ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू / आगे बढ़े इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपना श्रेणी कोड का चयन करें। आप क्लिक के इस बटन पर क्लिक करें और अपना श्रेणी कोड यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। और अगर आप आयु में छूट नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट व्यू करना चाहते हैं तो व्यू डॉक्यूमेंट अपलोडेड इस लिंक पर क्लिक करके उन्हें व्यू कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू / आगे बढ़े इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। फिर यहाँ पर आपका जो फोटो पहचान पत्र है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा। ये आपकी OTR से फैच कर लिए गए हैं। अब यहाँ पर बस आपको कंटिन्यू / आगे बढ़े इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर अगर आप कोई एडिट करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप अपडेट / सुधार इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर ले। नहीं तो यहाँ पर अब आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको आई एग्री मैं सहमत हूँ इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका भाग 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आप प्रिंट स्लिप ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें और उसके बाद आप क्लिक हियर फॉर DAF ऑफ CMS पार्ट 3 इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके फादर की मृत्यु हो चुकी है या फिर वो जिंदा है। अगर जिंदा है तो आप अलाइव ऑप्शन सेलेक्ट करें, मृत्यु हो चुकी है तो आप डिसीज ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ऐसे ही आपको अपनी मदर की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आप अगर PWBD या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा, येस या नो, जो आपने OTR में यहाँ पर फिल किया होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, जो यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वाइड रूल 6 के अकॉर्डिंग। अगर आप एग्री करते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने MBBS परीक्षा का रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हैं, अगर कर लिया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर प्रैक्टिकल और जो एग्जाम है वो आपने किस डेट को कंप्लीट किया है वो डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट करें। और अगर आपने पास आउट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर ली है। अगर कर ली है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। कब आपने कंप्लीट की है वो डेट आप सेलेक्ट करें, डे, मंथ, ईयर।
और अगर नहीं की है तो कब तक ये कंप्लीट हो सकती है, आप एक अनुमानित डेट यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। और अगर आपने यहाँ पर इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं की है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में एक स्टूडेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कोर्स के MBBS के बाद, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि डेट ऑफ इनरोल्ड सेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स और कब तक आपका कोर्स यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा वो डेट आप दें। और यहाँ पर आपके पास क्या बॉन्ड है रिक्वायरमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर पीरियड ऑफ बॉन्ड यहाँ पर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कोर्स नहीं कर रहे हैं MBBS के बाद तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं फर्स्ट नंबर पर, उसके सामने आपको 1 लिखना है। जिसे सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने आपको सेकंड एंटर कर देना है। और अगर आप प्रेफरेंस देना नहीं चाहते हैं तो आपको 0 फिल कर देना है। तो यहाँ पर अब आप फर्स्ट प्रेफरेंस में कैटेगरी फर्स्ट या फिर कैटेगरी सेकंड ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप जिस पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने आप फर्स्ट एंटर करें। जिसे सेकंड देना चाहते हैं प्रेफरेंस तो उसके सामने आप यहाँ पर सेकंड पर एंटर कर दें। इस तरह से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर सेट करने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लिया है, तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप पार्ट थर्ड फाइनल सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पार्ट थर्ड का फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट किया जाएगा। आप दोबारा से कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के सेक्शन में आकर अब आपको सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप डिक्लेरेशन सेक्शन में इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करें, पेज को नीचे स्क्रॉल करें और फिर आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए अब आप फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 इस लिंक पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो आपका कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 फॉर्म के सभी स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कंप्लीटेड ऑप्शन शो कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको कंप्लीटेड ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप व्यू/प्रिंट के इस बॉक्स में आकर DAFCMS क्लिक हियर इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप UPSC कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।